Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। बेसिकली काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? पोजीशन, रेस्ट, मोशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो इस चैप्टर में जो एक टर्म आता है बेटा, पार्टिकल। पार्टिकल का मीनिंग क्या है? यानी क्वेश्चन में जब भी आपको कहीं मेंशन किया गया किसी पार्टिकल के बारे में, क्या पार्टिकल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, इट मीन्स इट इज अ डायमेंशनलेस पॉइंट या डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट। यानी उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पार्टिकल वहां पे है और डायमेंशन उसका करीब करीब 0 है। देन क्वेश्चन में आप ऐसे भी सुनते होंगे, अ बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, अ ट्रेन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी। तो किनेमेटिक्स में हम जब भी बॉडी वर्ड यूज करते हैं, अगर उसका डायमेंशन नहीं दिया है बॉडी का, तो हम बॉडी को पार्टिकल मान के चलते हैं। हाँ, बॉडी का अगर डायमेंशन दिया हुआ है तो फिर उसको पार्टिकल न मान के एक बॉडी लेंगे, लेकिन जो भी हम फार्मूले आगे पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे उस बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? बेसिकली हम जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक रिफरेंस पॉइंट लेते हैं। रिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो बेटा, कि जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसको ओरिजिन ले लेते हैं और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स, वाई, जेड एक्सिस चूज कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वॉच होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं मिला के, इसी को हम रिफरेंस फ्रेम कहते हैं या फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब अगर हमारे रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। देन मोशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज और टर्म्स जो यूज आएंगे किनेमेटिक्स में, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोशन का मीनिंग क्या हो बेटा? अगर हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। अब रेस्ट और मोशन का एक एग्जांपल हम देखते हैं और वहां से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज कर लो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज पी। हम इस पॉइंट पे कहीं पे हैं, दिस इज ओरिजिन, जहां पे हम खड़े हैं उसको हमने ओरिजिन ले लिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो चौक का डायरेक्शन है, दैट इज जेड एक्सिस। सो दिस इज रिफरेंस और रिफरेंस फ्रेम। ये रिफरेंस फ्रेम है, इसी के रिफरेंस में उसके पोजीशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या हो गया बेटा? ये हो गया। इसको हम इस वेक्टर से शो कर सकते हैं। इस पोजीशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम किनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज आएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो यूज नहीं आएगा उतना, लेकिन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन में इसका काफी यूज आएगा।
तो जो भी वेक्टर न पढ़ा हो, प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो। पहले आप वेक्टर पढ़ लीजिए, तभी आप इसके बारे में पढ़िए और इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। खैर, तो बात हम कर रहे थे। अच्छा, अभी एक चीज और ध्यान में रखिए बेटा, ये जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ये आप मत सोचिएगा कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। हम इन जनरल किनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इट मे बी ए स्ट्रेट लाइन और 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ये तीनों 1D 2D 3D क्या होता है अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो ये हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा ये ओरिजिन हो गया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक हमारे पास वॉच है यानी घड़ी है। इसके पोजीशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आर और थीटा के टर्म में, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट करते हैं बेटा, जब आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस पोजीशन को। अब रेस्ट और मोशन है क्या? तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या कहते हैं भाई, बॉडी रेस्ट में है। और इस तीनों में से कोई भी एक या उनका कॉम्बिनेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तब हम क्या कहते हैं, ये मोशन में है। सो दिस इज रेस्ट एंड मोशन। सो अगर पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो टाइम के साथ अगर आर और थीटा, आर क्या भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, आर और थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे पार्टिकल रेस्ट में है। और अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे पार्टिकल मोशन में है। अब मोशन की हम बात करते हैं बेटा। तो जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ स्पीड होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, पहले हम इनके डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो आगे बढ़ने के पहले आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और रोक के ये डिफिनेशंस लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ये हमेशा याद रखिए बेटा कि जो नोट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एट द एंड ऑफ डे यही नोट्स तुम्हारे पास बचते हैं। जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको यही नोट्स से पढ़ना है, हमारे वीडियो को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। डिस्टेंस है क्या बेटा? तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और अ बॉडी। कोई भी बॉडी किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व्ड मोशन हो सकता है, कर्व्ड लाइन हो सकता है। उस पाथ का टोटल लेंथ ले लें, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हुआ। डिस्टेंस हमेशा याद रखिए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और चूंकि ये एक टाइप का लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट मीटर होगा। डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L। देन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
initial and final position of a particle or a body. जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होगा क्योंकि इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, एक टाइप का लेंथ है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल, चूंकि डायरेक्शन इसमें होता है इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हम दिखाएं तो स्पेस में हम कैसे दिखाएंगे बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। सपोज करो एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, सो दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर इसका R1 है, एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये किसी कर्व पाथ पे या किसी भी पाथ पे मूव करते हो यहां पे पहुंच गया R2। ध्यान से समझना बेटा चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन एट टाइम t, ये इस पाथ पे चल के गया है। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बेटा, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करें, एक थ्रेड ले लें, एक धागा ले लें और उसका एक एंड यहां पे रख दें, फिर उस धागे को इस पे बेंड करते हुए चले जाएं और बेंड करते करते धागा का दूसरा एंड जो भी है यहां से उस धागे को कट कर दें, फिर धागे को स्ट्रेट करके एक स्केल पे मेजर कर लें, जो धागा का लेंथ आया, जो थ्रेड का लेंथ आया, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, वही पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। यानी इस पाथ का लेंथ निकाल ले, और ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो स्केल लगाएंगे तो स्केल तो स्ट्रेट लाइन है, तो उससे तो डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि एक धागा या एक रस्सी, कोई भी फ्लेक्सिबल चीज इसके ऊपर रखते चले जाए, फिर उसका लेंथ मेजर कर ले, दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो ये डिस्टेंस हो गया भाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू, तो दो डिफिनेशन हमने दिया, एक तो फॉर्मूला दिया, डिफिनेशन क्या कर रहा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन बेटा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ जाए, ये एरो हमने मार्क किया, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा बेटा, और यहां से यहां ये मैग्नीट्यूड होगा, ये यहां से यहां ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड होगा, और ये डायरेक्शन होगा, ये हेड से हमने दिखाया है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे कैसे, तो इसी को हमने नाम दिया डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, इस पॉइंट को हम P मान लें और इस पॉइंट को Q मान लें। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिफिनीशन क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी हमको जो डिस्प्लेसमेंट हमने एक्सप्लेन किया डिफिनेशन में, वो R2 माइनस R1 आया कैसे। डेल्टा आर क्या होगा बेटा, वेक्टर PQ। डिफिनेशन क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। अच्छा, वेक्टर PQ, ये वेक्टर PQ क्या होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो वेक्टर का यूज आने लगा, वेक्टर PO
प्लस वेक्टर ओ क्यू। वेक्टर पी क्यू क्या होगा भाई, वेक्टर पी ओ प्लस वेक्टर ओ क्यू। और वेक्टर पी ओ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस वेक्टर ओपी। भाई वेक्टर पी ओ वो वेक्टर ओपी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर पीओ क्या होगा, माइनस वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओक्यू। और वेक्टर माइनस तो यह है, वेक्टर पीओ क्या है बेटा, R1 वेक्टर, और वेक्टर ओक्यू क्या है, R2 वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही चीज हमने यहां पे लिखा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं बेटा न्यूमेरिकल के थ्रू। देखो कोई भी चीज हमको समझना है तो केवल डिफिनीशन से समझ में नहीं आएगा, जब तक उस पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तब तक उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो एक क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. It starts from point P. यहां से स्टार्ट कर रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल and displacement of the particle for first question one complete revolution, second half revolution, third 1/4 revolution, ठीक है भाई। ये 3 क्वेश्चन हम करते हैं, हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए और 1/4 रिवॉल्यूशन के लिए। तो पहले 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो पार्टिकल यहां से चला और यहां पे दोबारा आ गया, इसको हम कहेंगे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना चलेगा भाई, जो इस पाथ का लेंथ होगा और ये सर्कल का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, 2 पाई आर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम एरो नहीं दिखा रहे बेटा, यानी केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये समझ में आया क्या है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब पार्टिकल यहां से चला
तो 180 डिग्री रोटेट कर गया, यहां पे आ गया, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस हाफ रोटेशन, दिस इज हाफ रोटेशन, 180 से रोटेट किया तो क्यू पे आ गया, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस क्यू इज फाइनल पोजीशन। ये रेडियस आर है तो यहां से ओ से पी तक का डिस्टेंस आर और ओ से क्यू तक का डिस्टेंस आर। अब करा इस हाफ रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा बेटा, हमको ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ निकालना होगा एंड दिस इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ है तो पेरीमीटर का हाफ क्या होगा बेटा, पाई आर, पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर, हाफ पेरीमीटर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो पाई आर। एंड डिस्प्लेसमेंट अब हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, डायरेक्शन हमने दिखा दिया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एरो ड्रॉ कर दे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 2r के बराबर। सो दिस इज 2r, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देयर आर 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन का मतलब क्या हो बेटा, पार्टिकल सर्कल पे जो मूव किया वो कितना मूव किया भाई, 90 डिग्री से मूव किया, यानी हाफ रोटेशन का भी हाफ कर दे, दैट इज कॉल्ड 1/4 रोटेशन। तो ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का और ये क्या है भाई, फाइनल पोजीशन। तो अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख ले बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। भाई हम कलर दिखा देते हैं, ये जो रेड कलर से दिखा रहे बेटा, ये क्या है, रेड कलर से दिखा रहे, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है, PQ का एक्चुअल पाथ लेंथ, यहां से यहां तक का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 चला है तो 1/4 ऑफ पेरीमीटर, 1/4 ऑफ पेरीमीटर कितना बाय पेरीमीटर, 2 पाई आर, कितना हो गया बेटा, पाई आर बाई 2, कितना हो गया, पाई आर बाई 2। एंड डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यही होगा ना PQ का लेंथ, ये 90 डिग्री है तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर जो हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था, तो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, √2r, भाई √r² प्लस r², तो √r² प्लस r², ये कितना हो जाएगा बेटा, 2r², √2r², r² बाहर निकल गया, √2r, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टिकल है, पॉइंट P से चल रहा है, या हम ऐसे ले ले, ये दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ और ये यहां तक गया, P तक गया,
और फिर यहां से लौटा और लौट के कहां तक आया भाई, इस पोजीशन तक आ गया, क्यू तक आ गया। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है 100 मीटर और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है 40 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं बेटा, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो क्वेश्चन का एक पॉइंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चला, पी तक गया जिसका कोऑर्डिनेट 100 मीटर है, फिर टर्न बैक किया और पॉइंट क्यू तक आया जिसका कोऑर्डिनेट 40 मीटर है। हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। हमने डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर वेक्टर दिया है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा और पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 x2। वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा होगा वो y1 y2। अगर z एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा z से रिप्रेजेंट करेंगे और पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, z1 z2। लेकिन अगर स्पेस में ऐसा हो रहा है तब हम डिस्प्लेसमेंट को, या किसी प्लेन xy प्लेन में मोशन हो रहा है या स्पेस में 3D में मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर को r1 और r2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उनको डिटेल में कैसे लिखेंगे आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने केवल यहां ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्यों लिया। तो डिस्टेंस की हम बात करें बेटा, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल गया O से लेके P तक, फिर P से लेके Q तक। अब O से लेके P तक क्या है भाई, 100 मीटर प्लस P से लेके Q तक ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो ये यहां से यहां 100 है और यहां से यहां 40 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा बेटा, 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, ये कैसे 60 आया ये ध्यान रखो बेटा। PQ हम निकालना है, PQ कितना होगा, तो OP कितना है 100 मीटर और OQ कितना है 40 मीटर। तो PQ या QP ये क्या होगा, 100 माइनस 40 60 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये ध्यान दो बेटा कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कहते किसको है, तो क्वेश्चन में लिखा था पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन उसका इनिशियल पोजीशन है, सो 0। और फाइनल पोजीशन यानी अल्टीमेटली जहां जाके रुका, तो अल्टीमेटली कहां रुका, क्यू पे, दैट इज 40 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 160 मीटर है। इसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्टिकल है ड्यू ईस्ट मूव कर रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है बेटा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहां पे हम दिखा देते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसके लिए हम करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कैसे याद रखोगे बेटा, ये नॉर्थ जम्मू कश्मीर इधर होगा, ये इधर केरला इधर होगा, ईस्ट ये यहां पे हम लिख सकते हैं इस साइड में बिहार या वेस्ट बंगाल, वेस्ट राजस्थान गुजरात ये इधर में आ गया, तो ऐसे डायरेक्शन लेंगे। क्वेश्चन करा
कि a body moves 60 meter due east, then turns towards north and moves by 80 meter. Find out magnitude of displacement and distance traveled by the particle या body। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पे हम दिखाएं बेटा, तो इनिशियल पोजीशन ये है भाई और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डेल्टा आर। ये होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब पहले डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस क्या है, डी इज इक्वल टू, तो ये 60 मीटर है और ये 80 मीटर। यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक तो 60 मीटर चला प्लस दूसरा कितना चला भाई, 80 मीटर। तो कितना हो गया बच्चों, 140 मीटर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, तो वो फिगर में दिख रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंड स्क्वायर। सो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ गया 100 मीटर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ये दिखा रहा है, तो ये एंगल वगैरह कैसे निकालेंगे वो आगे हम कई बात करेंगे बेटा, अभी उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, फिर एवरेज स्पीड पे आ रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम आ रहे हैं स्पीड क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा ड्यू ईस्ट 60 मीटर या 6 मीटर ले लेते हैं, then turns anti-clockwise by 120 degree। क्या कर रहा भाई, then turns anti-clockwise by 120 degree and moves again 6 meter, then stops। 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके 6 मीटर मूव किया और रुक गया। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, सेकेंड क्वेश्चन। सो देखें तो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को मार्क करें तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, अब निकाले बेटा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हो गई, 6 मीटर प्लस 6 मीटर यानी 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा आर वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम निकाले कैसे, तो अगर डेल्टा आर, अगर हम यहां पे नाम रख दे बेटा, इसको हम पी कह दें, इस वेक्टर को पी कह दें और इस वेक्टर को क्यू कह दें। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो फिगर से अगर हम देखें तो जो डेल्टा आर वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q।
इन्हीं दोनों वेक्टर का जो सम है, ये डेल्टा आर वेक्टर क्या है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है। क्यों सम क्यों करें, क्योंकि हेड पे, पी के हेड पे क्यू का क्या है, टेल है। तो यानी अगर हमको डेल्टा आर निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी दो वेक्टर के सम का फार्मूला लगाना। तो दो वेक्टर का सम क्या होता है भाई, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो अंडर रूट कितना हो गया बेटा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2p6q6, तो अगेन 6 स्क्वायर कॉस कितना लेंगे भाई, 120 डिग्री। ये हो गया बेटा। अब यहीं पे इसको हम दिखा रहे हैं। अब देखो भाई, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2 होता है बेटा, तो माइनस 1/2, ये हो जाएगा 6 मीटर। इसको सॉल्व करना, ये 2 से 2 कट गया, माइनस 6 स्क्वायर, ये प्लस 6 स्क्वायर कट जाएगा, 6 स्क्वायर का रूट 6। सो डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो भाई, तो ये हम लोगों ने काफी डिटेल में बात कर लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या बेटा। अब स्पीड पे आते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड की बात करते हैं। सो स्पीड को डिफाइन कैसे करते बेटा, डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जिस रेट से कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बेटा, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। देखो, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। मतलब क्या हुआ, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई सपोज कर लो 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में। अब रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 120 मीटर कितने में ट्रेवल किया, 5 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम रेट कहेंगे बेटा, दिस इज नोन एज रेट। 5 सेकेंड में 120 मीटर, तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम कहेंगे रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, यानी 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो अगर यहां से भी हम देखें तो हो क्या रहा है भाई, ये मीटर में होगा और ये सेकेंड में होगा। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहे बेटा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी L/T-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। चलो भाई, तो ये डिस्टेंस स्पीड हो गया। अब स्पीड डिफरेंट टाइप का होता है बेटा, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये चारों क्या है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमको समझना है। सो द फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बेटा, कि if a particle moves in such a way that distance covered by particle in equal time interval is equal, then its speed is uniform। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में
ये हम डिस्टेंस कवर्ड लिख रहे हैं और ये टाइम इंटरवल लिख रहे हैं। हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है पार्टिकल, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी सपोज कर लो 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में पार्टिकल चला 10 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर चला, तीसरे 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर चला, तो इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ये जो टाइम है बेटा इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल हो तो ये भी इक्वल हो। कितना होना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है। हमने 1 सेकेंड लिया, हम 0.1 सेकेंड भी ले सकते थे। अगर हर एक 0.1 सेकेंड में ये सपोज कर लो 1 मीटर चला, फिर अगले 0.1 सेकेंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 0.1 सेकेंड में 1 मीटर चला, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। इस टाइम इंटरवल को और भी कम लिया जा सकता है, यानी ये टाइम इंटरवल कितना भी कम ले, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अगर इक्वल आ रहा है उन टाइम इंटरवल में, तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक और टर्म दे सकते हैं बेटा, कांस्टेंट स्पीड। यानी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है भाई? अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहां पे डिस्टेंस कवर्ड ले ले, यहां पे टाइम इंटरवल ले ले। पहले 0.5 सेकेंड में, ये टाइम इंटरवल हम कुछ भी ले सकते हैं बेटा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो पहले 0.5 सेकेंड में 2 मीटर चला, दूसरे 0.5 सेकेंड में 1 मीटर चला, तीसरे 0.5 सेकेंड में 0.2 मीटर चला। तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यहाँ पे घट रहा है, ये बढ़ भी सकता है, या घट और बढ़ दोनों सकता है, यानी ये अनइक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है बेटा? It is defined as the ratio of total distance traveled by a particle and total time taken by it. मान लो एक पार्टिकल इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q पर पहुंचा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक d ट्रेवल किया, और जो टाइम इसको लगा t लगा, तो जो v एवरेज होगा बेटा, एवरेज स्पीड, वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं भाई। जैसे सपोज करो कोई ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गई, स्टेशन P से स्टेशन Q पे गई, और हर एक स्टेशन पे वो रुक रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे रुकी है, यानी यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। वहां पे भी स्पीड क्या है? 0 है। लेकिन यहां से यहां तक जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं बेटा। एवरेज स्पीड का एडवांटेज क्या है? इससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हमको एवरेज स्पीड पता है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ट्रेन को या बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको पता है। डिस्टेंस हमको पता है, तो हम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू d अपॉन एवरेज स्पीड।
समझ में आया भाई एवरेज स्पीड का यूज क्या? हम एक बता सकते हैं भाई कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अगर हमको एवरेज स्पीड पता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, फार्मूला एवरेज स्पीड का ये हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, फिर हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को थोड़ा सा अलग अलग समझेंगे, क्या है ये दोनों, डिफरेंस क्या दोनों। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ अ बॉडी or a particle at particular instant. Particular instant means moment, time. किसी पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे जब हम स्पीड निकालते हैं बॉडी का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसी फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने अभी बताया था, एक ट्रेन है स्टेशन पी से स्टेशन क्यू पे जा रहा है, यहाँ पे ये रेस्ट में रहा होगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या था भाई? 0। यहाँ पे वेलोसिटी अगेन 0, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था कि वो हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जा रहा, आगे भी स्टेशन होगा। तो यहाँ पे इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की स्पीड क्या है? 0। और वहां पे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? 0। अच्छा, जब ये ट्रेन निकली होगी यहाँ से, तो इसका स्पीड बढ़ता गया होगा, फिर बीच में कांस्टेंट स्पीड से चला होगा, फिर वहां रोकने के लिए स्पीड क्या किया होगा? घटा लिया होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रेन मूव कर रहा है बेटा। यदि अगर हम देखें तो इस इंस्टेंट पे स्पीड 0 है, फिर स्पीड बढ़ता गया होगा, फिर स्पीड कांस्टेंट उसने रखा होगा, फिर घटा दिया होगा और फिर यहाँ के स्टॉप कर गया। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब स्पीड हम निकालते हैं तो वो क्या है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। और दो पॉइंट के बीच में जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देते हैं तो वो क्या है? एवरेज स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो भाई क्या दिया है? सिंपली v से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। v इंस्टैंटेनियस, सब्सक्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अगर हम स्पीड बोलते हैं बेटा तो अंडरस्टूड है हम इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। या फिर क्वेश्चन में दिया स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम 5 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड पे स्पीड दिया, यानी ये इंस्टैंटेनियस स्पीड है। तो स्पीड या इंस्टैंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या होगा भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आया कैसे बेटा? इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे है, लेकिन इसका और इसका यूज क्या है हम दोनों अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? हम एवरेज स्पीड भी पढ़ते हैं और इंस्टैंटेनियस स्पीड भी पढ़ते हैं। क्यों ऐसा पढ़ते हैं? तो इसके लिए अभी हमने एवरेज स्पीड क्यों पढ़ते हैं वो हमने बताया, इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन ये कर रहे हैं बेटा कि सपोज कर लो ये स्टेशन है न्यू दिल्ली, ये भाई न्यू दिल्ली, एंड दिस इज मुंबई, ये हमारा मुंबई है। क्वेश्चन ये दिया कि जो एक ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से मुंबई तक जा रही है और ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर और जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन ए का। और जो ट्रेन बी है बेटा, दूसरी एक ट्रेन है, उसका मैक्सिमम स्पीड दिया है 100 किलोमीटर पर आवर
100 किलोमीटर पर आवर, पर सेकेंड नहीं बेटा, पर आवर, इतना हाई स्पीड तो नहीं हो सकता, पर आवर यह है 100 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपसे पूछें कि आप न्यू दिल्ली से मुंबई किस ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन ए से या ट्रेन बी से? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम ट्रेन बी से जाएंगे क्योंकि उसका एवरेज स्पीड ज्यादा है। तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा यानी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो एवरेज स्पीड हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम कितना लगेगा ये हम बता सकते हैं। एवरेज स्पीड ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। मैक्सिमम स्पीड ये दिखा रहा है बेटा कि किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्पीड ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या, तो 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसका यूज क्या होता है? बेसिकली इसका मैक्सिमम स्पीड ज्यादा रहा लेकिन एवरेज स्पीड कम क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत स्लो चल रहा होगा या कहीं ना कहीं रुक गई होगी, ज्यादा देर तक रुकी होगी। इसका मैक्सिमम स्पीड भले ही ज्यादा है, कम है, लेकिन एवरेज स्पीड ज्यादा है। क्योंकि रीजन इसका ये है कि इसने प्लेटफॉर्म पे कम देर स्टॉप किया होगा या फिर बहुत कम टाइम के लिए स्लो मोशन में चला होगा, ज्यादा टाइम के लिए एक कांस्टेंट स्पीड से मूव किया होगा। अब इसको ये जो इंस्टैंटेनियस स्पीड मैक्सिमम दिया होगा, ये इसका यूज क्या है बेटा? इसका यूज रेलवे सेफ्टी में होता है। यहाँ पे आप होता क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमको एवरेज स्पीड बढ़ाना है, तो इंस्टैंटेनियस स्पीड भी बढ़ाते, जितना बढ़ाते जाएंगे एवरेज स्पीड बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सेफ्टी मेजर ये है कि सर्टेन मैक्सिमम स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का चांस इंक्रीज कर जाता है। तो जो पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालते हैं उसका ये यूज है कि मैक्सिमम स्पीड एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हमको यहां से 100 किलोमीटर जाना है। अब मान लो हमको हाफ एन आवर में पहुंचना है, तो 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड होना चाहिए। ठीक है भाई, हम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। हम ये भी कर सकते कि 15 मिनट रुक जाए कहीं पे और 400 किलोमीटर का स्पीड कर लें, तब भी पहुंच जाएंगे। दूसरे केस में जो इंस्टैंटेनियस स्पीड हम बढ़ा रहे हैं उससे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ गया, इसलिए हम वो स्पीड नहीं देंगे। तो ये यूज है हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड का। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या स्पीड है ये हम फाइंड आउट करते हैं। ये इस चीज के लिए, प्रैक्टिकल सेफ्टी के लिए, कि कभी भी वो एक मैक्सिमम स्पीड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया भाई आज का डेफिनेशंस वगैरह हो गए। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। टिल देन स्टे हेल्दी, डू हार्ड लेबर, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयस।